वेलकम टू द टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मोस्टली उन क्वेश्चनों के ऊपर आधारित है जो पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और जिनकी इन 2024 में जिन क्वेश्चनों की आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आज की क्लास में हम उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करेंगे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो फेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छा और काफी बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको अंत तक बने रहना है और पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना है कि किस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चनों को बिल्कुल इजी और सिंपल वे से हम सोल्व आउट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपका ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों बिना टाइम खराब किए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं कि यदि आपके पास एक एक्सप्रेशन दी गई है कि 4x² प्लस kx प्लस 5 ये x माइनस 1 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो आपको बताना है कि जो व्यंजक है वो किस संख्या से विभाजित होगा और आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार के गिवन है। बहुत ही शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखिए हम इसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, क्या एक्सप्रेशन दी गई है कि 4x², ठीक है, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है कि 4x² और ये दोस्तों डिवाइड है किससे, ये कंप्लीटली डिवाइड है दोस्तों x माइनस 1 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 4x² प्लस kx उसके बाद में प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना, बराबर 0 दोस्तों। और ये दोस्तों कंप्लीट डिवाइड है किससे, x माइनस 1 से डिवाइड है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर ये x माइनस 1 से डिवाइड है तो क्या मैं x माइनस 1 बराबर 0 रख सकता हूं क्या, इसके बराबर भी 0 होगा क्योंकि ये नंबर इससे कंप्लीट डिवाइड होने वाला है। तो जब x माइनस 1 मैंने 0 रखा दोस्तों तो x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ गई, प्लस 1 निकल के आ गई। ये बात सभी को क्लियर है क्या, x का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे दोस्तों इसके अंदर, ठीक है ना। x बराबर हमारे पास 1 निकल के आ गया है, अब इस 1 को हम पुट करेंगे हमारी जो एक्सप्रेशन दी गई है इसके अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो 4 इंटू यहाँ पे दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की, 1, तो हम 1 का क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद में प्लस हमारे पास k हो जाएगा इंटू x का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस 5 ये बराबर दोस्तों किसके रहेगा, 0 के रहेगा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, 1 को हमने 4 से गुना किया, ये 4 बन गया, प्लस यहाँ पे दीजिए k को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, k आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों 4 प्लस k प्लस 5, यानी कि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि k प्लस 9 ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि मुझे k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर हो जाएगी, माइनस 9 के बराबर हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। k का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया दोस्तों, माइनस की 9 वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब हम दोस्तों यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू पुट करता हूँ तो k की वैल्यू पुट करने पर ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x² हो जाएगा। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए प्लस, अगर मैं k की वैल्यू माइनस 9 रखता हूँ तो ये माइनस 9 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, फिर उसके बाद में प्लस 5, और ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस यानी कि 4x², और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 5 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये हमारे पास दोस्तों क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, द्विघातीय समीकरण को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब आपको पता है कि जब भी द्विघातीय समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलता हूँ। तो ये हमारे पास हो गया 4x², उसके बाद में हो गया हमारे पास माइनस का 9x प्लस का 5, माइनस का 9x प्लस का 5, ये किसके बराबर हो गया दोस्तों, 0 के बराबर हो गया। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 5 को हमने 4 से गुना किया तो कितना हो जाएगा, 20। अब 20 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं दोस्तों कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस के 9 आ जाएं और गुणा करने पर 20 आ जाएं। तो ऐसे टुकड़े आपको क्या दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे टुकड़े आपको क्या दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4x², उसके बाद में माइनस का 5x, उसके बाद में माइनस का 4x प्लस का कितना हो जाएगा 5, ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 0 के बराबर हो जाएगा।
बताओ ये वैल्यू में रख सकता हूँ क्या? ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन दोनों का टोटल लेना चाहूँ तो 5 में 4x जोड़ा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों के पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन आएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 5, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं कि इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों के अंदर कॉमन लेना है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 4x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस का 5। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस को 4x से गुणा किया माइनस का 4x, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और ये 5 को 1 से गुणा किया 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर निकल के आएंगे, एक कॉमन फैक्टर 4x माइनस 5, और दूसरा जो कॉमन फैक्टर हमारे पास बच रहा है x माइनस 1 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो फैक्टर है, जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस किस से डिवाइड होगी, ध्यान दीजिएगा, इसके दो फैक्टर बनेंगे, एक फैक्टर आपके पास बनेगा 4x माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 1। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस किस चीज से डिवाइड होगी दोस्तों, एक तो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 से कंप्लीट डिवाइड होगी, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये किससे डिवाइड होगी दोस्तों, x माइनस 1 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि इसके दो फैक्टर होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर कि जो ये एक्सप्रेशन आपको दी गई है, ये एक्सप्रेशन किससे कंप्लीट डिवाइड होगी दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो डिवाइड हो किससे हो पा रही है, x माइनस 1 से डिवाइड हो पा रही है, जो हमारे क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट की है, ठीक है ना, x माइनस 1 से आपके डिवाइड हो पा रही है। इसके अलावा एक संख्या और है, एक फैक्टर और है, कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर आपको दिख रहा है 4x प्लस 5, यानी कि 4x प्लस 5 से भी ये एक्सप्रेशन क्या होगी, कंप्लीट डिवाइड होगी, किससे दोस्तों, 4x माइनस 5 से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 4x माइनस 5 से ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होने वाला है, कहीं पे कहीं के ये क्वेश्चन जरूर आपके टकराएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक व्यंजक दिया गया है, और आपको कहा गया है कि इसके अंदर आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, मतलब इकाई का अंक आपको कैलकुलेट करना होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जब इकाई के अंक की बात करते हैं तो हमें खाली इकाई के अंक से मतलब होता है, किसी और एक्सप्रेशन जैसे हम बात करें कि दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, ये हमें नहीं कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन अपने पास कुछ इस टाइप से है कि 3 की पावर 68, 3 की पावर 68 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा 73 इंटू उसके बाद में 15, 5 की पावर कितनी हो जाएगी 101। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, उस हिंट को आप समझिएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 2 तो इसका मतलब कितना होता है, 9 होता है। अगर मैं कहूं 3 की पावर 3, हम केवल यूनिट डिजिट की बात करते हैं, तो 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा दोस्तों 7 होगा। केवल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, ठीक है ना, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट समझना, अभी आपके ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पाओगे आप। अगर मैं कहूँ यहाँ पे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 81, 81 के अंदर यूनिट डिजिट कितना हुआ 1 हुआ क्या, ठीक है ना, यहाँ पे 1 हो गया। हम केवल ये यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट नंबर हमें फाइंड आउट नहीं करना है। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 मतलब 3 आएगा, 3 की पावर 6 मतलब आपके पास 9 आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 का मतलब कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 3 की पावर 8, 8 का मतलब आपके पास यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे एक पता ये लगा पा रहे हैं कि जब आपके पास पावर कितनी आ रही है दोस्तों, चलो ये तो हम बात कर लेते हैं 3 की। अब मैं एक बार 4 का और 5 का और बता देता हूँ, फिर इसका सीधा और सटीक फंडा मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 4 का, तो यदि 4 की पावर मैंने 1 रखी तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 4। अगर मैंने 4 की पावर 2 रखी तो आपके पास यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 16 का यूनिट प्लेस कितना होता है 6। फिर मैंने रखा 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 मतलब फिर आपके पास 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 मतलब यूनिट प्लेस कितना आएगा 4।
फिर 4 के पावर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। फिर ऐसे ही अगर मैं 4 के पावर 5 की बात करता हूं तो आपके पास 4 आएगा। फिर 4 के पावर 6 की बात करता हूं तो आपके पास यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6 आएगा। ऐसे ही अगर मैं 4 के पावर 7 की बात करता हूं तो 4 के पावर 7 का मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए आपके पास 4। और 4 के पावर 8 की यदि मैं बात करता हूं तो आपके पास यूनिट प्लेस कितना आएगा 6। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ 5 तो 5 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 5। 5 के पावर 2 का मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 5। 5 के पावर 3 का मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा दोस्तों 5। और 5 के पावर 4 का मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 की पावर चाहे आप कुछ भी रखें उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही नंबर आता है, ठीक है ना। तो अब मैं एक एक चीज को यहाँ से एक एक रूल्स को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से कहें तो ध्यान दीजिएगा, पावर आपके पास 4 आ रही है, पावर आपके पास 4 आ रही है, नंबर होना चाहिए आपके पास ऑड नंबर 3 होता है, इसके अलावा यहाँ पे 7 होता है, इसके अलावा 9 होता है। तो इसके लिए ये रूल्स अप्लाई होगा, अगर पावर कंप्लीट 4 से कट जाती है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा पावर 4 से कट जाती है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1, ठीक है ना। इन 3 के केस के अंदर दोस्तों क्या करना है आपको कि यदि पावर के अंदर 4 का भाग देना है, अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। ये बात सभी को क्लियर है। अच्छा अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, पावर के अंदर 4 का भाग देंगे। जैसे मैंने 5 लिखा, 5 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 1। अब हम इस जो ये हमने पावर लिखी है इसकी जगह हम रिमाइंडर लिखेंगे, 3 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 4 के रूल्स की बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, पावर जब आपके पास 4 है मतलब 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं पावर यहाँ पे 8 की बात करता हूँ, ये भी कंप्लीट 4 से डिवाइड है तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। मतलब 4 की पावर चाहे कुछ भी हो, अगर वो 4 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा कितना आएगा दोस्तों 6 आएगा, ठीक है ना। और अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, पावर के अंदर 4 का भाग देंगे और जो भी रिमाइंडर आता है उसको आप किसकी जगह रखेंगे, जो हमारी पावर है उसकी जगह पे आप उस रिमाइंडर को रख करके आंसर को कैलकुलेट करेंगे। और 5 का केस में आपको पता है कि 5 की पावर चाहे कितनी हो यूनिट डिजिट हमेशा यही रहता है। तो मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं दोस्तों। अच्छा मैं कहूं कि अगर 3 की पावर 68 आपको दी गई है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, पावर जो आपको दी गई है, पावर जो आपको दी गई है इस पावर के अंदर आप 4 का भाग देंगे, ठीक है ना। पावर के अंदर 4 का भाग देंगे तो 4 से कंप्लीट कट रहा है क्या, तो 68 के अंदर दोस्तों मैं जब 4 का भाग दूंगा तो 4 एकम 4 बच गया 2, 4 साम 28, कंप्लीट कट रहा है दोस्तों। जब 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है उस केस में हमारे पास यूनिट डिजिट कितना होता है 1 होता है। तो मैं ये कहूंगा कि 3 की पावर 68 का यूनिट डिजिट कितना बना दोस्तों 1 बन गया, ठीक है ना। ये बात सभी को क्लियर है, पावर 4 से कट रही है इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना होगा 1 होगा। अच्छा मैं बात करता हूं 4 की पावर कितनी है 73, 4 की पावर कितना है 73 है और इसका हमें क्या निकालना है यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है ना। ये 73 हो गया और इसका हमें दोस्तों निकालना है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने कहा 73 में आपको क्या देना है 4 का भाग देना है, क्या कंप्लीट जाता है क्या, तो हम कहेंगे कि 73 के अंदर 4 का कंप्लीट भाग नहीं जाता। अगर भाग जाता तो आपके पास सीधा रिमाइंडर कितना हो जाता, सीधा सीधा आपके पास यूनिट डिजिट कितना हो जाता 6 हो जाता। लेकिन फिलहाल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पे 73 में 4 का कंप्लीट भाग नहीं जा रहा तो हम भाग देंगे फिर भी। तो मैंने 73 के अंदर भाग दिया कितने का 4 का, तो ध्यान दीजिएगा 4 एकम 4 बच गया कितना अपने पास, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बच गया, 4 घंटे 32, यानी कि 33 में से 32 घटाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 4 के पावर 1 और 4 के पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना बना दोस्तों 4 बन गया, ठीक है ना। सीधा और सटीक कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास जो भी पावर दी गई है इस पावर में क्या करेंगे आप 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग कंप्लीट चला जाता है तो रिमाइंडर हमेशा कितना होगा
यानी कि यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 73 के अंदर 4 का कंप्लीट भाग नहीं जाता, तो हम 73 में 4 का भाग देंगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचने वाला है दोस्तों, रिमाइंडर आपके पास बचने वाला है 1। अब हम क्या करेंगे, इस पावर की जगह रिमाइंडर रखेंगे, तो 4 की पावर 73 की जगह मैं रखूंगा रिमाइंडर 1, तो 4 की पावर 1 का मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपके पास 4 निकल के आएगा। ठीक है, ये सभी को बात क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 5, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, मतलब लास्ट में आपके पास 5 है, इसकी पावर 101। तो मैंने कहा कि 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका जो सदैव यूनिट डिजिट बनेगा दोस्तों, वो सदैव कितना बनेगा, 5 ही बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। तो अब हमारे पास हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, देखो हमने 3 का भी निकाल लिया, 4 का भी निकाल लिया और 5 का भी निकाल लिया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर आप बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल तरीके से दे सकते हो। देखिए मैं एक बार यहाँ पे राइट करता हूँ कि 3 की पावर 68 हो गया इंटू 4 की पावर आपके पास कितनी हो गई दोस्तों, 73 हो गई। ठीक है ना, 4 की पावर कितनी हो गई, 73 हो गई, इंटू 15 की पावर आपके पास कितना हो गया, 101 हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन का सॉल्व कर निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो 3 के पावर 68 मतलब यूनिट डिजिट कितना निकाला हमने, 1 निकाला। ठीक है ना, इनटू 4 की पावर 73, इसका यूनिट डिजिट हमने कितना निकाला, पहले 4 निकाला, इनटू उसके बाद में 5, 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। और एक यहाँ पे जब दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 का 0, 0 को 1 से गुणा किया मतलब 0, तो आपके पास इसका यूनिट डिजिट कितना बना दोस्तों, 0 बन गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है दोस्तों, 0 बनने वाला है। हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, आपके पास ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ एक्सप्रेशन है दोस्तों, इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे ये बना सकते हैं कि ये जो रूल्स अप्लाई होगा, ये रूल्स अप्लाई होगा 3 में, 7 में और 9 में। ठीक है ना, अच्छा ये रूल्स अप्लाई होगा, ये कहां पर होगा, 2 में, 4 में और 8 में अप्लाई होगा। और अगर मैं बात करूं ये रूल कहां पे अप्लाई होगा, तो 0 में, 1 में, 5 में और 6 में ये रूल्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तीनों सेगमेंट्स अलग अलग है, रूल्स बिल्कुल सेम है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 0, 1, 5, 6 इनकी पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट सदैव यही रहेंगे। अगर आपके पास 2, 4, 8 है तो पावर 4 से कट गई तो यूनिट डिजिट 6, और अगर पावर 4 से नहीं कटी तो सीधा हम भाग दे करके रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही मैं बात करूं 3, 7, 9, इनकी पावर यदि 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। और यदि पावर 4 से नहीं कटती है तो दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पावर की जगह आप रिमाइंडर लिखिए 4 से डिवाइड करके, और जो भी रिमाइंडर होता है उसको पावर की जगह रख करके आप उसका रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट है वो कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको एक ट्रिग्नोमेट्री से दिया हुआ है कि cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 cos x आपको दिया गया है, तो cot x की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है ना, cot x की वैल्यू क्या रहेगी ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को करना कैसे है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि cos x, ठीक है ना, हमारे को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है cos x प्लस साइन एक्स बराबर √2 और उसके बाद में दिया हुआ है cos x। ठीक है ना, ऐसा हमें कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा दोस्तों, हमें वैल्यू निकालनी है cot थीटा की। ठीक है ना, हमें वैल्यू निकालनी है cot x की। अच्छा दोस्तों, cot x किसके बराबर होता है, तो cot x बराबर होगा 1/tan x के बराबर होगा, tan का उल्टा होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि tan थीटा अगर sin बटा cos होता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos x अपॉन किसके हो जाएगा दोस्तों, sin x के बराबर हो जाएगा। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस केस को, इस cos थीटा को है जो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम बोथ साइड, दोनों साइडों में हम क्या कर देते हैं, cos x का भाग दे देते हैं। ठीक है ना, यानी कि दोनों तरफ cos x का भाग देने पर, cos x का भाग देने पर, यानी कि जब हम दोनों साइडों को cos x से भाग दे देते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन के आती है, वो चीज ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो cos x के अंदर दोस्तों जब मैं cos x का भाग दूंगा, ठीक है ना,
प्लस उसके बाद में साइन एक्स है दोस्तों, इस साइन एक्स में भी तो हमें क्या देना होगा, कोस एक्स का भाग देना होगा, बराबर अंडर रूट 2 आपके पास है कोस एक्स, और इस कोस एक्स में भी मुझे क्या देना पड़ेगा दोस्तों, कोस एक्स का भाग देना होगा। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कटेगा ये कंप्लीट कट जाएगा, इससे ये कंप्लीट कट जाएगा दोस्तों, तो कोस एक्स यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन एक्स बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ये कंप्लीट कट जाएगा अंडर रूट 2। तो अगर मुझे केवल टेन एक्स की वैल्यू चाहिए, अगर मुझे खाली टेन एक्स की वैल्यू चाहिए दोस्तों, तो ये 1 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये टेन एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, और हम जानते हैं दोस्तों कि कोट थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है। तो यहां से अगर हमें कोट एक्स की वैल्यू चाहिए, यहां से अगर हमें कोट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो कोट एक्स किसके बराबर होगा, 1/10x के बराबर होता है, ठीक है ना। और 10x की वैल्यू दोस्तों हमने कितनी कैलकुलेट की है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा रूट 2 माइनस 1। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो ऑप्शन है वो हमारे को यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन केवल हमें 1 डिजिट के अंदर काउंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, ठीक है ना। और रैशनलाइजेशन करेंगे उस केस में दोस्तों क्या होगा, ये जो माइनस का चिन्ह है, यानी कि यहाँ का अपोजिट साइन लेकर के हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, इनटू इसका अपोजिट साइन लेकर के, यानी कि रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, ठीक है ना। ये हमने ऊपर और नीचे क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दोस्तों ऐसा करने से इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस दोनों से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही बचने वाला है, ठीक है ना। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आपके पास ऊपर तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस 1, और नीचे दोस्तों ध्यान दीजिएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट बना है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 में से 1 घटा देंगे तो अपने पास नीचे क्या बचेगा, 1, यानी कि इसको आप लिख सकते हो रूट 2 प्लस 1। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनाना दोस्तों वो क्या बना, रूट 2 प्लस 1 आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व आउट करना है। रूट 2 प्लस 1 इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बड़े गौर से करने की कोशिश करना दोस्तों, समझने की कोशिश करना, और अपने खुद से स्तर पे भी करने की कोशिश करना, ताकि सारी की सारी कैलकुलेशंस आपके दिमाग के अंदर छप जाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया रूट 2 प्लस 1, और हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, तो आपको बताना है कि x की पावर 5 माइनस एक्स सदैव किस चीज से डिविजिबल होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं। तो दोस्तों अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूं, तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, और ये सारे के सारे जितने भी टर्म्स हैं, ये सारे के सारे टर्म्स क्या कहलाते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। मतलब नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 1 से, और अगर आप चाहे इन्फिनिटी तक कितने ही टर्म्स लेके जाओ, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि x का मान जो है आपके पास एक नेचुरल नंबर है, मतलब इन्हीं में से कोई नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब आपको ये बताना है कि x की पावर 5 माइनस एक्स सदैव किस चीज से डिविजिबल होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सीधे सीधे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं x बराबर 1 पुट करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं x बराबर 1 इसके अंदर पुट करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा 1 की पावर 5 माइनस 1, और 1 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 1 और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0। मतलब हम दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0 के अंदर हर एक संख्या का भाग चला जाता है, ठीक है ना। 1 का भी चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 3 का भी चला जाता है, 4 का भी चला जाता है। मतलब इन्फिनिटी टर्म्स तक आप कितनी ही संख्या लो, उन सभी संख्याओं का भाग 0 के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से हम x बराबर 1 तो ले नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो हर एक संख्या से डिविजिबल होता है, ठीक है।
अब उसके बाद में ध्यान दीजिएगा x बराबर अगर हम 2 रखते हैं, x बराबर यदि मैं 2 रखता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। अच्छा 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 में से 16 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 32, यानी कि 2 की पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ 32 और 32 में से 2 घटा दूंगा दोस्तों तो हमारे पास कितना आएगा 30। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 30 आया है ये आप ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन में देखो दो ही चीजों की कहानी कही गई है, एक है नंबर 6 और एक है नंबर 10। मतलब जो ये संख्या है, जो ये 30 है दोस्तों, वो कंप्लीट 6 से भी डिवाइड है और कंप्लीट 10 से भी डिवाइड है, ठीक है ना। जो 30 है वो 6 से और 10 से कंप्लीट डिवाइड है, ऐसा हम गिवन ऑप्शन के अनुसार कह सकते हैं कि जब हमने x की वैल्यू क्या ली 2 ली, ठीक है ना। अब दोस्तों हम x की वैल्यू 3 लेकर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। x बराबर यदि मैं दोस्तों 3 लेता हूं तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनी कि 3 की पावर 5 माइनस 3 बना, ठीक है ना। अब दोस्तों 3 की पावर 5 का मतलब कितना होता है कि मतलब 3 को मैं 5 बार गुणा करूंगा, तो 3 को 3 से गुणा करूंगा तो 9 9 27, 27 54 और सॉरी ठीक है 3 3 9 9 37 81, 81 को हम 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना बनेगा 243 और 243 में से दोस्तों मैं यदि 3 घटा दूंगा तो हमारे पास कितना बनेगा 240। अच्छा दोस्तों ये जो 240 नंबर आया है ये मुझे बताओ 6 और 10 दोनों से कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, तो 6 से भी कंप्लीट होगा और 10 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो हम दोस्तों जब हमने 3 लिए, x का मान हमने 3 लिया तो ये दोनों नंबर थे वो 6 से भी डिवाइड हो रहा था और 10 से भी डिवाइड हो रहा था। और जब हमने x का मान 2 लिया दोस्तों तब भी ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही थी और 10 से डिवाइड हो रही थी। तो x का मान चाहे आप कितना ही ले लीजिए, ठीक है ना, x का मान चाहे आप कितना ही ले लीजिए दोस्तों, कोई भी नेचुरल नंबर्स आप उठा लीजिए, ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड होंगे 6 और 10 दोनों से क्या होंगे दोस्तों कंप्लीट डिवाइड होंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डिविजिबल बाय बोथ 10 एंड 6, यानी कि 6 और 10 दोनों से कंप्लीट क्या होगा डिवाइड होगा। मतलब जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई दे तो उन क्वेश्चनों में दोस्तों आपको करना क्या है, आप x की वैल्यूज पुट करके चेक कीजिए। अच्छा आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 पुट की तो 30 आ रहा था, 30 6 और 10 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। जब हमने x का मान 3 लिया तो आपके पास 240 आ रहा था, जो 6 और 10 दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो रहा था। ऐसे ही जब आप x की वैल्यू 4 लोगे तो जो नंबर आएगा वो 6 और 10 से कंप्लीट डिवाइड हो पाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आप चाहे कोई सा भी नेचुरल नंबर लीजिए वो सारे के सारे क्या होंगे 6 और 10 दोनों से क्या हो जाएंगे दोस्तों कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो बना डिविजिबल बाय बोथ 10 और 6, यानी कि दोनों नंबर हैं वो 6 और 10 दोनों से क्या हो जाएंगे कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जब आप एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी का एग्जाम देने बैठोगे, ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए सफिशिएंट है। प्रश्न में ए का मान आपको कैलकुलेट करना है और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं दोस्तों तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोस्तों फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो क्या यहां से मैं ए का मान कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से क्या मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। अच्छा दोस्तों मैं ए की वैल्यू तब तक काउंट नहीं कर सकता जब तक मुझे यहां पे इसकी वैल्यू का पता नहीं है, और जब मुझे ये वैल्यू पता चल जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों मेरे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा हिंट और दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है कि x बराबर आप 1 रख लो। अच्छा दोस्तों ये वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट करता हूं, ठीक है ना ये वैल्यू जब मैं इसके अंदर पुट करता हूं तो दोस्तों देखो क्या एक्सप्रेशन बनती है, x बराबर 1 रखा मतलब 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू यहाँ पे क्या बना 1 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 को 1 से गुणा किया a प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, तो 1 और 1 2 यानी कि a प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 और a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये डेटा दिया गया है, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट में ए का मान तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज गिवन हो, ठीक है ना। जब आपको ये दोनों वैल्यूज गिवन हो तभी आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट, यानी कि आपको इन दोनों कथनों का साथ साथ देना जरूरी है।
दोनों स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आप ए की वैल्यू इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम कहें कि ओनली एक्सप्रेशन वन, ओनली स्टेटमेंट वन, फर्स्ट स्टेटमेंट से आप ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सेकेंड स्टेटमेंट का होना भी जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज राइट, यानी कि दोनों के दोनों इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके कंपलसरी है। ठीक है ना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। चलो अगली हम बात करते हैं। यदि m तथा n, जहां m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m की पावर n बराबर 169 है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की m-3 और उसकी पावर कितनी है n+1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। m का मान क्या है दोस्तों, 1 से ज्यादा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब m का मान n से ज्यादा है दोस्तों, तो हमारे पास दिया हुआ है कि m की पावर n बराबर कितना दिया हुआ है, 169। अच्छा दोस्तों, 169 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 169 को मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, 13 का स्क्वायर। अब दोस्तों जब हम कंपैरिजन करेंगे ना, तो ध्यान दीजिए m का मान कितना है 13 और n का मान कितना है 2। तो दोस्तों हम सारी वैल्यू निकाल लिए कि m का मान कितना है 13 और n का मान दोस्तों हमारे पास कितना आया, 2 निकल के आ गया। अब इस फ्रैक्शन को हम यूज करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे को दिया गया है कि m की पावर 3 और उसकी पावर कितनी दी गई है, n+1 आपको दिया गया है। तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 3 और उसकी पावर दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, 2 + 1। ठीक है ना, तो 13 में से 3 घटाया 10 और 10 की पावर दोस्तों 2 और 1 कितनी हो गई, 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब दोस्तों हमारे पास आंसर कितना हो गया, 1000, यानी कि 1000। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो क्या बना, 1000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और आसान क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। यदि मूल संख्या को हम 21 से डिवाइड कर दें तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन है वो है कंटिन्यू डिवाइडेशन। ठीक है ना, कंटिन्यू डिवाइडेशन, क्रमिक भाग, कंटिन्यू डिवाइडेशन का क्वेश्चन है, यानी कि क्रमिक भाग जिसको हम बोलते हैं उसका क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चनों को दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम एक यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या, भाज्य। ये क्या हो जाएगा, अपने पास भाज्य हो जाएगा, यानी कि जिसमें भी हम भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा। ये होता है दोस्तों भाजक, ये क्या होता है, भाजक। और यहां से दोस्तों इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम क्या कहते हैं, भागफल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हम इस प्रकार से लिखते हैं उसका थोड़ा उल्टा हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं क्या, शेषफल। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, शेषफल लिखते हैं। ठीक है ना। और एक चीज आपने पढ़ी होगी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। भाजक इंटू भागफल और जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर शेषफल क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। ये सभी स्टूडेंट्स को पता होगा। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, इसका मतलब पहला भाजक आपके पास कितना है, 3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास भाजक कितना दिया हुआ है, 3। ये कोई संख्या है भाज्य, इसको मैं मान लेता हूँ x। जब भाज्य को आप 3 से भाग देते हो तो आपके पास फर्स्ट रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 2 आता है। फर्स्ट रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब दोस्तों ये क्या है, भाजक है। ठीक है ना, ये भाजक है, ये हमें पता नहीं है। इस भाजक के अंदर क्या करेंगे, सॉरी ये भागफल है। अब इस भागफल के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर कितना रखते हैं, 5 रख देते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे भागफल है, भागफल हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास भागफल आ गया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले 7 को 1 से गुणा किया, 7 एकम 7 और उसमें मैंने 5 जोड़ दिए। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों, 12 निकल के आ गई। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, वो चीज ध्यान दीजिएगा। ये भाजक है, ये भाज्य, भागफल और शेषफल। भाजक को भागफल से गुणा किया, भाजक इंटू भागफल, और जो भी आता है उसके अंदर हम रिमाइंडर जोड़ देते हैं। तो ये क्या निकलता है आपके पास, भाज्य निकल के आता है। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे की है। 7 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 एकम 7 और उसके अंदर 5 जोड़ दिया, मतलब 12। 12 आपके पास ये जो भागफल है ये निकल के आया है।
और फिर हम क्या करेंगे इस भाजक को, ठीक है ना, यहां से ध्यान दीजिए इस 3 को मैं गुणा करूंगा 12 से, 12 को 3 से गुणा करूंगा 36, और 36 के अंदर दोस्तों मैं ये 2 जोड़ दूंगा, 36 और 2 कितने होते हैं 38, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 38 निकल के आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास भाज्य निकल के आया, यानी कि जिस भी संख्या में हम भाग दे रहे थे वो संख्या क्या आई अपने पास 38 आ गई। अब आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 38 है और इस 38 को आप भाग दे रहे हो किससे 21 से, तो 21 से हम भाग देंगे तो 21 एकम 21, आपके पास शेषफल कितना आएगा दोस्तों 17, आपके पास शेषफल कितना आएगा 17 आएगा। बस यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि यदि आप इस संख्या को भाग देते हो किससे 21 से, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 17 निकल के आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बना दोस्तों, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए आप कि यदि किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, देखिए फर्स्टली हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ रहा था 2, फिर उसके बाद में इस संख्या को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा था 5, यानी कि 7 एकम 7 और 5 12। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा 12 तिया 36 और 2 कितने होते हैं 38। अब 38 को आप 21 से जब डिवाइड करेंगे तो 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42 तो ज्यादा निकल जाएगा, तो 21 एकम 21 यानी कि 7 और 17, आपके पास टोटल रिमाइंडर दोस्तों कितना निकल के आ गया 17 निकल के आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना वो बना नन ऑफ दीज, यानी कि 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, यहां तक बात समझ आ गई। ये है कंटिन्यू डिवाइडेशन यानी कि क्रमिक भाग का क्वेश्चन है दोस्तों, करने की कोशिश कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन से ऐसा कोई कठिन काम नहीं है, जब आप एक दो क्वेश्चन करोगे तो ये सब कुछ क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फाइंड द रेंज ऑफ गिवन डेटा। रेंज क्या होती है दोस्तों, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं रेंज की बात करता हूं, परिसर की बात करता हूं, तो रेंज होती है यानी कि अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट में से जब आप दोस्तों लोअर लिमिट को घटा दोगे, अपर लिमिट में से जब आप लोअर लिमिट को घटा दोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, रेंज निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, परिसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, इसकी अगर मैं रेंज की बात करता हूं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा इसकी सबसे अपर लिमिट, मतलब जो ये आपको नंबर दिए गए हैं, इन नंबर में सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है 10, तो यहां पे मैंने लिख लिया अपर लिमिट कितनी हो गई 10। और लोअर लिमिट की बात करता हूं मैं, यानी कि छोटी लिमिट की बात करता हूं, तो छोटी लिमिट कितनी है 1, और इन दोनों को जब हम घटा देंगे तो आपके पास राइट आंसर कितना बनेगा दोस्तों 9। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वैल्यूज आपको दी गई हैं, अगर इनकी रेंज की बात करते हैं, परिसर की बात करते हैं, तो रेंज कितनी हो जाएगी दोस्तों 9, जो आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर सीधा सीधा दिया गया है, ठीक है ना। तो रेंज की जब भी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, सबसे बड़ी संख्या में से हम सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों, रेंज निकल के आ जाएगी, परिसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यानी कि जिसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। 16 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। तो कितने दिन में 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 800 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा कि m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1, ये दोस्तों बराबर होगा किसके, m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन w2 के बराबर होता है। ये मैं बार बार बता चुका हूं जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है ना। आप इसको MDH मेथड से भी याद रख सकते हो या MWT से भी आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हम एक एक चीज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अगर दोस्तों मैं M1 की बात करता हूं तो M1 यहाँ पे कितना है, सबसे पहले 16 मजदूर लगते हैं और प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, मतलब T1 कितना हो गया अपने पास 6 आवर्स हो गया। और उसके बाद में कितने दिन लगाते हैं दोस्तों, तो 25 दिन लगाते हैं, यानी कि D1 अपने पास कितना हो गया 25 हो गया। क्लियर यहाँ तक बात। और उसके अलावा W1 दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दीवार बनाना इनका काम है, इसका मतलब दीवार बनाना इनका काम है, तो इसका मतलब जो भी दीवार होगी वो W1 के अंदर काउंट होगी। तो क्या क्या है आपके पास, 150 मीटर तो इसकी लंबाई है, 150 मीटर के बाद में 20 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 12 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये तीनों चारों चीजें हमें यहाँ पे मिल गई। और ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ M2, यानी कि M2 की वैल्यू, दोबारा मजदूर कितने हैं,
तो ध्यान दीजिएगा कितने दिन में 12 मजदूर। M2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 12 है। अच्छा यदि मैं बात करूं T2, इसको कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना, दोबारा कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं। और अगर मैं कहूं आपसे कि D2 का मान कितना है, तो D2 हमसे पूछा गया है, देखो कितने दिन में करेंगे, तो ये हमसे पूछा गया है, तो इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। और W2 की वैल्यू दोस्तों, इनको कितनी दीवार बनानी है, कितने मीटर लंबी, 800 मीटर लंबी है, इनटू उसके बाद में इसकी चौड़ाई कितनी है, 15 मीटर इसकी चौड़ाई है, इनटू और मैं कहूं कि 6 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। तो ये सारा जो डाटा है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अब हम सीधा इस एक्सप्रेशन के अंदर काम करते हैं। तो मैं एक एक वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि m1 इंटू d1 इंटू t1 अपॉन w1, ये दोस्तों बराबर होगा किसके, m2 इंटू d2 इंटू t2 अपॉन W2 के बराबर हम ऐसा लिख सकेंगे, ठीक है ना। अब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले m1 का मान कितना है 16, m1 का मान कितना है 16 इंटू d1 कितने दिनों के अंदर कर रहे हैं दोस्तों, 6 दिनों के अंदर, और 25 दिन 6 घंटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 इंटू यहाँ पे लिख देंगे हम 6 इज डिवाइडेड बाई W1, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे W1, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा W1, क्योंकि काम पहला और ये दूसरा हो जाएगा। और W1 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों, ध्यान दीजिए 150, 20 और 12, ठीक है ना। 150 इंटू 20 इंटू 12, ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट मैटर। सेकेंड मैटर की बात करते हैं M2, मतलब कितने मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं, ठीक है। 12 मजदूर हैं, 8 घंटे काम करते हैं, इनको कितने दिन लगेंगे, जो हमने x माना है। अच्छा दीवार की लंबाई कितनी है, दीवार की लंबाई है 800 इंटू 15 इंटू 6, तो 800 इंटू 15 इंटू 6 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी दीवार की। अब दोस्तों बस यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाइड करना है, तो आंसर आपके पास बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 15 से इसको काटा मैंने 10 बार और ये कट गया एक बार, ठीक है ना। यहां तक बात सभी को क्लियर आई। अब ध्यान दीजिएगा 6 एकम 6 और यहां से काटूंगा तो मैं 6 दूनी 12। अच्छा दोस्तों 20 को 2 से गुणन करेंगे तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40, 40 से मैंने इसको काटा तो ये कितनी बार कटेगा 20 बार कटेगा। और 10 एकम 10 और 10 दूना 20, यहां तक का मामला सभी को क्लियर है क्या। नीचे का वैल्यूज मैंने काट दी, अब यहां से देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा, क्लियर सभी को। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर मैं काटूं तो 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 4 चौके 16, बस यहाँ पे काटना ही है आपको। और 6 एकम 6 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 50 को 2 से गुणा कर रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 50, यानी कि कितने दिन लगेंगे दोस्तों 50 दिन लगेंगे। बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के अंदर प्रॉपर तरीके से गिवन है। तो दोस्तों ये हमारे जो आज का सेगमेंट था एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी के मेंस के रिगार्डिंग या फिर ग्रुप डी प्री और इसके अलावा एनटीपीसी मेंस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो हमने आपके साथ शेयर किए। और दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा और इन सारी चीज़ों को आप देखिए बार बार कंटिन्यू तरीके से आप निकालते रहें। सारे क्वेश्चंस जो मैं कंटिन्यू करवाते आ रहा हूँ कहीं ना कहीं पे आपको एग्जाम के अंदर ये बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो इन्हीं दोस्तों शुभकामनाओं के साथ में आज के इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, गुड बाय।